ओके स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक नंबर 2.1 के ही सब टॉपिक को, डेट इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर का जो है वो मतलब क्या होता है, इस चीज़ को जो है वो हम स्टडी करते हैं एक डायग्राम ड्रॉ करके। अब हमने ये बात जो है वो काफ़ी दफ़ा स्टडी कर ली है कि आप वेक्टर्स को ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए कि आपका जो सिस्टम है, जिस सिस्टम में आप वेक्टर्स को ड्रॉ कर रहे हो वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होना चाहिए। मतलब जिसमें आपके जितने भी एक्सेस आप इन्वॉल्व कर रहे हो, वेदर आप 2 एक्सेस इन्वॉल्व करो या फिर आप जो है वो 3 एक्सेस ड्रॉ करो, तो वो तीनों आपके जो एक्सेस हैं वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। मतलब 90 डिग्री का जो है वो एंगल इनको बनाना चाहिए। तो ऐसा आपके कोऑर्डिनेट एक्सेस का जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है, उसको हम सिंपली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। तो अब सिंपली हमने क्या करना है, हमने एक जो है वो 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर कर लेने। ठीक है, 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या है कि हमने एक प्लेन कंसिडर कर लेना है जिसमें आपका एक एक्स एक्सिस मौजूद होगा और दूसरा आपका वाई एक्सिस मौजूद होगा। अब यहाँ पे जो है वही बात समझ आती है कि अगर हमने अभी एक एक्सिस चूज़ कर ली, कोऑर्डिनेट एक्सिस चूज़ कर ली या एक पूरा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो चूज़ कर लिया, तो अब हम इसके अंदर जो है वो वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं। वेक्टर को ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है, ये हम पहले ही जान चुके हैं कि वेक्टर हमेशा आपके इस पॉइंट यानी ओरिजिन से ड्रॉ किया जाएगा और इस ओरिजिन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ओ के साथ। अब यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर देती हूँ, दिस वेक्टर, और इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया किस चीज़ का, ए का। ठीक है, अब ये वेक्टर जिस पोजीशन तक पहुंचा है या जिस पॉइंट तक ये पहुंचा है हमारे इस 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर, सपोज कि वो जो पॉइंट है उसको हमने कह दिया कैपिटल पी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया किस चीज़ के अंदर, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस के इन बिटवीन, और इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि ये दोनों जो है वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल जो है वो बना रहे हैं। अब जैसे ही हम ये एक वेक्टर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करेंगे तो पॉसिबल है कि इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन मतलब इसका अक्स, इसकी रिफ्लेक्शन या इसकी प्रोजेक्शन जो है वो कहाँ कहाँ पे फॉल कर सकती है, ये एक्स एक्सिस पे भी फॉल कर सकती है और साथ ही साथ ये वाई एक्सिस के ऊपर भी जो है वो फॉल कर सकती है। तो हम ये कह देते हैं कि इस आपका जो वेक्टर है इसकी प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे जो बनेगी वो होगी ए एक्स। ठीक है, यहाँ पे ए क्या है, आपकी ए वेक्टर की ही प्रोजेक्शन, और x क्या शो कर रहा है, ये प्रोजेक्शन बन रही है कहाँ पे, आपके x एक्सिस के जो है वो अलोंग बन रही है। ठीक है, साथ ही साथ आपके इसी वेक्टर a की जो प्रोजेक्शन आपके y एक्सिस के ऊपर बन रही है उसको हम कह लेते हैं a, और y क्या शो कर रहे हैं, ये y एक्सिस के लॉन्ग जो है वो आपकी प्रोजेक्शन बन रही है। साथ ही साथ अभी हमने कॉन्सेप्ट लिया था यूनिट वेक्टर्स का, और यूनिट वेक्टर्स क्या एक्सप्लेन करते हैं, यूनिट वेक्टर्स ऐसे वेक्टर होते हैं जो कि x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस के स्पेसिफाइड डायरेक्शन को जो है वो इंडिकेट करते हैं। तो अगर हमें जो है वो इस x एक्सिस के डायरेक्शन को जो है वो प्रॉपर वे में इंडिकेट करना है तो इसके लिए मैं यहाँ पे आई कैप लिख देती हूँ, क्योंकि x एक्सिस के लॉन्ग जो हमारा यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप। सेम y एक्सिस के लॉन्ग यानी y एक्सिस की जो प्रॉपर डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे j वेक्टर जो है वो ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब सिंपली क्या किया कि इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया m का। ठीक है, और सपोज कर लें कि इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सिंपली n का जो है वो नाम दे दिया। ठीक है, अब मैं सिंपली क्या करती हूँ, इन 2 पॉइंट्स को मिला देती हूँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से इस तरह से मैंने इनको जो है वो ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अब आपको नजर आ रहा है कि आपके इस वेक्टर का x कंपोनेंट क्या है, दिस, और इसका y कंपोनेंट क्या है, दिस वन। लेकिन हम ये बात जो है वो कह सकते हैं कि अगर आपका ये कंपोनेंट जो है वो y कंपोनेंट है तो इसका मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो बनने वाला कंपोनेंट है वो भी क्या होगा, आपका y कंपोनेंट ही जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। तो इसको भी सपोज हम कह लेते हैं ये a y j के जो है वो आपके पास इक्वल आ रही है साइड। ठीक है,
अब हम क्या करते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि हम जो है वो इस a की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करें। अब इस a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो ये a यहाँ पे किस तरह से बिहेव कर रहा है, इसको जानने के लिए हम जो है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिव्यू करते हैं। अगर आपको याद हो कि वेक्टर एडिशन के प्रोसेस में हमने बात सीखी थी कि अगर ये a वेक्टर है और ये फर्स्ट वेक्टर है, इसी के साथ जो है वो हमने एक दूसरा वेक्टर जो है वो ड्रॉ कर दिया जिसे हमने बी वेक्टर कहा था और हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली ड्रॉ किया था कि आपके फर्स्ट वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की जो है वो टेल आनी चाहिए, ठीक है। और फिर इन दोनों को मिलाने के लिए, ऐड करने के लिए हमने क्या किया था, एक रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ किया था जिसने आपके ए वेक्टर की टेल को बी वेक्टर के हेड के साथ जो है वो मिला दिया था, तो इसको हमने रिजल्टेंट वेक्टर का जो है वो नाम दे दिया था। इस फिगर को कंपेयर करें इस वाली फिगर के साथ, डेट इज ओ एम पी ट्राइंगल आपकी बन रही है, ओ एम एंड पी ट्राइंगल, यहाँ पे से ओ पी एम ट्राइंगल जो भी लेना चाहें, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल सेम डायग्राम्स हैं जिसमें आपको नजर आ रहा है कि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग बनने वाला आपकी प्रोजेक्शन है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग बनने वाली प्रोजेक्शन है, और ये दोनों मिल जाती हैं, जब दोनों ऐड हो जाती हैं तो आपको क्या मिल रहा है, आपको सेंटर में एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है जो कि आपका ए ओरिजिनल वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ से हम यूँ लिख सकते हैं जैसे हमने लास्ट वेक्टर एडिशन में लिखा था, डेट आर इज इक्वलेंट टू ए प्लस बी, सेम इसी तरह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वलेंट टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। आपकी मर्जी है, आप ए वाई जे इसे कंसिडर करो या इसे कंसिडर करो, बिकॉज हमने एक ट्राइंगल को जो है वो यहाँ क्रिएट करना था तो मैंने इसको जो है वो ए वाई जे कंसिडर कर लिया फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन क्या आ गई, ए इज इक्वलिंग टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अब बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन भी होगा कि हमने इस ए एक्स और इस वाई ए वाई के ऊपर एरोहेड क्यों नहीं प्लेस किया है, तो ये भी प्रोजेक्शन वेक्टर्स, लेकिन वजह ये है कि यहाँ पे जो है वो एरोहेड हमेशा प्लेस किया जाता है डायरेक्शन इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आई और जे यूनिट वेक्टर हमने इस्तेमाल किए हैं जो कि आपकी प्रोजेक्शंस की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, दैट्स वाई हमने जो है वो अपने लेटर्स के ऊपर एरोहेड का इस्तेमाल इन दोनों साइड्स पे नहीं किया। अब जो है वो हम निकाल लेते हैं अपने एक्स कंपोनेंट को, यानी एक दफ़ा हम वैल्यू फाइंड करेंगे ए एक्स की, एक्स कंपोनेंट की, और दूसरी दफ़ा हम वैल्यू फाइंड करेंगे अपने वेक्टर के वाई कंपोनेंट की। तो स्टार्ट करते हैं, ए एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं सबसे पहले कि हमारा जो ए एक्स कंपोनेंट है वो किसके जो है वो इक्वल होगा। उसके लिए हम जो है वो दिमाग में थोड़ा सा ये चीज़ लाते हैं कि हमारे पास जो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है, अगर हम ट्राइंगल कंसिडर कर लें, यहाँ पहले हम मेंशन कर लेते हैं कंसिडर ट्राइंगल ओ एम एंड पी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में आप ये देखें कि आपके पास जो कॉस थीटा आ रहा है वो किसके इक्वल होता है, cos theta is equivalent to base divided by hypotenuse, ठीक है, base divided by hypotenuse। तो base यहाँ पे क्या है हमारे पास O M, और साथ ही साथ जो हमारे पास hypotenuse है वो कितना आ रहा है हमारे पास, सिंपली O एंड P की फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर जो है वो हमने लिख ली। अब हम क्या करते हैं, इस ओ एम और इस ओ पी की जगह इनकी वैल्यूज़ को जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ओ एम किसके इक्वल आ रहा है, ए एक्स के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज सिंपली यहाँ पे हम जो है वो मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाह रहे हैं। ए एक्स के इक्वल आ गया, और ओ पी जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, ये सिंपली ए के इक्वल आ रहा है, इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब जो है वो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ए एक्स की वैल्यू पहले फाइंड की जाए। तो क्या करेंगे, ए एक्स को आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई फॉर्म में यूँ लिख लें, ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ से ए एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए एक्स इज इक्वलेंट टू ए कॉज ऑफ थीटा। तो ये हमने फाइंड कर ली अपने x कंपोनेंट की वैल्यू। सेम इसी तरह जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं अपने y कंपोनेंट की वैल्यू। उसको जो है वो फाइंड करने के लिए क्या कंसिडर कर लेते हैं, इसको मैं रिमूव कर देती हूँ, और यहीं पे हम जो है वो ले लेते हैं साइन थीटा कंपोनेंट। अब साइन थीटा कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा कंपोनेंट इज सिंपली परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, MP is a perpendicular
एंड हाइपोटेन्यूज इज अगेन O to P। ठीक है, अब MP की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, डेट इज AY साइन थीटा यहाँ एज इट इज, और OP की जो वैल्यू है वो क्या है A। तो यहाँ से हम AY निकालना चाहें तो क्या आएगा, AY इज इक्वलेंट टू A साइन ऑफ थीटा। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने अपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की जो है वो वैल्यूज फाइंड कर ली। अब अगर आप ये जानना चाहें कि इन कंपोनेंट्स को हमने AX को और AY को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम क्यों दिया, तो यहाँ आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि AY और AX कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली 90 डिग्री का जो है वो एंगल बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम इनको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम जो है वो दे देते हैं। साथ ही साथ यहाँ एक और बात आपने कंसिडर करनी है कि हमारा जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको सिंपली हमने यहाँ पे थीटा का नाम जो है वो दे दिया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, डेट इज डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर xi ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो पहले अगर आप टॉपिक के टाइटल को देखें तो ये क्या बता रहा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पहले हमने इस वेक्टर को यूज करते हुए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की वैल्यू को निकाला था इन द टॉपिक 10 में। ठीक है, अब जो 11 टॉपिक है उसमें हम क्या चाहते हैं कि हम जो है वो इस वेक्टर की डायरेक्शन भी फाइंड करें। डिटर्मिनेशन ऑफ वेक्टर में दो चीजें आ जाएंगी, वेक्टर की डायरेक्शन भी आएगी और वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आएगा। और ये किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, फ्रॉम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी AX और AY को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बड़ा सिंपल सा जो है वो रूल यूज करते हैं, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वलेंट टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, डेट इज OP स्क्वायर, बेस इज हियर OM स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज MP। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो OP इज कैपिटल A स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं ये बेसिकली हम यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। That's why यहाँ पे मैंने A के ऊपर एरो हेड प्लेस नहीं किया, बिकॉज मैंने यहाँ पे जो है वो मैग्नीट्यूड की वैल्यू डिटरमिन करनी है। सिमिलर वे में OM जो है वो हमारा इक्वल आ रहा है AX के, AX स्क्वायर प्लस MP इज इक्वलेंट टू AY, तो यहाँ क्या आ गया AY स्क्वायर। ठीक है, इसको एलैबोरेट करें तो ये AX स्क्वायर और ये AY स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे A स्क्वायर है। अब अगर हमें डिटरमिन करना है, जस्ट A फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर खत्म करने के लिए दूसरी साइड पे हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हमने मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है। अब जो है वो हम क्या करते हैं, अब हमें इसी वेक्टर की जो है वो डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं टेन थीटा को, डेट इज नोन एज अ टेंजेंट थीटा। ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, टेंजेंट थीटा इज सिंपली बेस डिवाइडेड बाय, ठीक है, आपके पास आ जाता है टेंजेंट थीटा इज इक्वलेंट टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, AY, यहाँ प्लेस कर देते हैं AY, और बेस की वैल्यू क्या आ रही है AX। दिस इज टेंजेंट थीटा।
अब यहाँ से अगर मैं थीटा निकालना चाहूँ तो क्या होगा, टेन यहाँ पे टेन है तो सेकंड दूसरी साइड पे जाके ये टेन इनवर्स बन जाएगा, ए वाई ओवर ए एक्स। तो ये जो थीटा हमने यहाँ से निकाला है ये हमें क्या बता रहा है, ये हमारे वेक्टर की डायरेक्शन को जो है वो इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 11। अब हम चलते हैं टॉपिक नंबर 12 की तरफ, दैट इज पोजीशन वेक्टर्स। Position vector, this is point number 12. ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। सपोज दिस इज योर रूम, ठीक है, ये आपका कमरा है, इसके एक कॉर्नर को आप जो है वो कोई भी ओरिजिन मान लो। ठीक है, ओरिजिन, फॉर एग्जांपल इसको मैं ओरिजिन कंसिडर कर लेती हूँ, और ओरिजिन वो पॉइंट होता है जो कि एक फिक्स पॉइंट होता है। ठीक है, जिसके हिसाब से आप जो है वो किसी भी चीज़ की मेजरमेंट जो है वो कर सकते हो। तो इसको हमने आपके इस रूम के इस कॉर्नर को क्या कंसिडर कर लिया, ओरिजिन कंसिडर कर लिया, यानी एक फिक्स्ड पॉइंट जो है वो कंसिडर कर लिया और इसको ओ से जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया। अब इस रूम में आपके एक वॉल क्लॉक लगी हुई है इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी वॉल क्लॉक है, या आपकी टाइम क्लॉक जो है वो यहाँ पे लगी हुई है, और हमें बताना है इस रूम के लिहाज से इस वॉल क्लॉक की पोजीशन को। तो यहाँ पे इस वॉल क्लॉक की पोजीशन को बताने के लिए हमें आम इस्तेमाल में क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे खड़े होके यूं अपने हाथ से इशारा करेंगे और बताएंगे कि ये हमारे पास हमारी वॉल क्लॉक है। तो अगर इसी चीज़ को हम जो है वो बताना चाहते हैं फिजिक्स के रूल में, तो हमें यूं हाथ से इशारा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि हमें यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर जो है वो बनाना पड़ेगा, जो कि हमारी इस वॉल क्लॉक की पोजीशन को जो है वो और इसके साथ ही साथ इसके डायरेक्शन को जो है वो एक्सप्लेन करेगी। तो अगर इस फिक्स्ड रीजन से मैं एक वेक्टर ड्रॉ कर दूं जो कि इस पॉइंट पे जाके जो है वो खत्म हो रहा है और ये बता रहा है किस चीज़ के बारे में, इस रूम में इस वॉल क्लॉक की पोजीशन के बारे में, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर। अब अगर जो है वो हम इसको जो है वो मज़ीद एलाबोरेट करके अपने टॉपिक के हिसाब से बात करें तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि किसी भी ओरिजिन के थ्रू आपके किसी भी पार्टिकल, किसी भी जो है वो मास की पोजीशन को आपके 2 डायमेंशनल प्लेन में एक्सप्लेन कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर है। सपोज कि ये एक मास था जो कि आपके इस 2 डायमेंशनल प्लेन जो कि एक्स और वाई एक्सिस का प्लेन था, उसके अंदर जो है वो आपका एक पार्टिकल पड़ा था, आपको इस पार्टिकल की पोजीशन बतानी थी, तो आपने ओरिजिन के हिसाब से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया और इसकी पोजीशन जो है वो इंडिकेट कर दी। अब इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग कवर किया है डिस्टेंस ए। ठीक है, और डायरेक्शन को हम बता देते हैं सिंपली आई कैप से, यानी आई यूनिट वेक्टर से, और इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपने जो वाई एक्सिस में डिस्टेंस कवर किया है, सपोज वो था बी, और डायरेक्शन को इंडिकेट कर देते हैं जे के साथ। तो इस केस में जो आपका यूनिट वेक्टर आएगा, डेट इज आर यूनिट वेक्टर, उसको आप कैसे लिखेंगे, ए आई प्लस बी जे। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, आपका पोजीशन वेक्टर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सेम इसी तरह आप जो है वो 3 डायमेंशनल पोजीशन वेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हैं, और उसका तरीका क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, और आपने यहाँ पे कोई पॉइंट बताना है पी, तो ये क्या होगा, ए बी सी, ये ए, ये आपका बी। ओके, तो ये था हमारा पोजीशन वेक्टर। अगर हम इसको 3 डायमेंशनल प्लेन में जो है वो ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इस पोजीशन वेक्टर को r इज इक्वलेंट टू यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप और यहाँ पे के कैप। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के की फॉर्म में। ठीक है, और अगर हम इन्हीं वेक्टर्स के पोजीशन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स निकालना चाहें तो मैग्नीट्यूड्स किस तरह से निकलेंगे, यहाँ पे
मैग्नीट्यूड्स हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, डेट आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। जैसे हमने अभी लास्ट टॉपिक में मैग्नीट्यूड्स कैसे निकाले थे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर इज इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर जो है वो लिया था। तो यहाँ से अगर आप आर निकालना चाहें तो क्या आएगा, अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। और सेम इसी तरह अगर यहाँ से आप जो है वो मैग्नीट्यूड निकालना चाहें अपने इस पोजीशन वेक्टर का, तो वो क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर एंड आर इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। तो ये था हमारा टॉपिक पोजीशन वेक्टर्स का, जो कि यहाँ पे हमारा टॉपिक नंबर 2.1 कंप्लीट हो जाता है।